हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेई में आ रखे हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आए, जो कि हमारे अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जैसे यूपीआर वीयूएनएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, आईओसीएल का एग्ज़ाम है, आईजीसीएआर का एग्ज़ाम है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आज के जो पेपर में जो मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं आज की वीडियो में, वो सारे के सारे थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे जो हैं एसएससी जेई के पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ, मतलब कौन सा लॉ है जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज आता है 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें चार्ल्स लॉ जो आंसर है इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में ऐसा होता है कि इसमें जो चेंज आता है गैस में, वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम में, वो एकदम 1/273 होता है वो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाय। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है गैस की, वो किससे दी जाती है? तो सिंपल सा ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी क्या था कि पी वी इक्वल टू आर टी जो होता है, पी वी इक्वल टू आर टी, ये होती है हमारी करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से तो ए ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या डिफाइन करता है ये भी हमको पता है, वो टेम्परेचर डिफाइन करता है। तो इंटरनल एनर्जी ऑप्शन है, एंथैल्पी है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो टेम्परेचर है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ही डिफाइन करता है जीरोथ लॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है प्योर सब्सटेंस में? तो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जब सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज जो है वो एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट टुगेदर। ये तो होगा ही नहीं। अब ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा है, पर यहाँ तो दो ही चीज़ है ना। तो ट्रिपल पॉइंट, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ट्रिपल पॉइंट तो बच्चा बच्चा ही कर देगा कि ट्रिपल पॉइंट क्या क्या होगा, एक तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, वेपर होगा। तो डी हमारा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है यहाँ। ठीक, तो डी जो है मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, डी जो है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एन ओपन सिस्टम इज वन विच। अब ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम हमको पता है कि क्या होता है ओपन सिस्टम में, कि जो मास है और जो एनर्जी है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब वो बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और जो एनर्जी है वो बाउंड्री को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा? मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, ये तो होगा ही नहीं, मास तो क्योंकि क्रॉस करता है। बी देखते हैं, नाइदर मास नॉर एनर्जी, तो आइसोलेटेड के लिए बात करी गई है, बोथ एनर्जी एंड मास। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन हैं ये तो। ठीक है, उस टाइम पे 2010 के टाइम पर तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, अब तो पूछ लेगा तो बच्चा बच्चा कर देगा उसको तो। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म एन टी पी स्टैंड फॉर। तो एन टी पी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल थर्मोडायनेमिक प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा हमको पता होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो सिंपल सी फुल फॉर्म है वो क्या होगी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सी जो है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको फुल फॉर्म भी याद नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं पता कि क्या कहना चाह रहा है, तो आप तो थोड़ा समझ सकते हो आपका स्टैंडर्ड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म अ। तो मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर क्या बनाती है? एक हाइड्रोजीनियस सिस्टम बनाती है। ठीक है, ओपन सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, ना क्लोज होगा ना आइसोलेटेड होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजीनियस ऑप्शन में, तो डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 2010 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे और बहुत ही सिंपल थे। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे सीबीटी नहीं होता था और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं काफ़ी, और मतलब बहुत अलग हटके ही हैं।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं हटके क्या है ये। और हो सकता है कि आने वाले पेपर में भी ऐसे ही अगर क्वेश्चन हो सकता है, एक दुक्का एक आधी डाल देते हैं। कई बार तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एक बार तो उसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन था, सोडियम जो था। हम पता हमको कि उस मेटल को नाइफ से काट सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होगा? ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है? 374 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, थोड़ा इसी के आसपास होता है 374, ये एग्जैक्ट नहीं है वैसे भी, 374 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 374, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इनमें से कौन सी गैस की हाईएस्ट वैल्यू होती है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की, मतलब हाईएस्ट वैल्यू होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है, कौन सी गैस है जिसकी हाईएस्ट क्या होती है, वैल्यू होती है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है, नाइट्रोजन, इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system then it is called। तो मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जब बाउंड्री में ना कि मास और ना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बाउंड्री से, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, पर यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दे रखा है वो यूनिवर्स भी दे रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम भी दे रखा है, क्लोज सिस्टम भी और ओपन। तो क्लोज और ओपन सिस्टम तो होगा ही नहीं, बी और सी तो नहीं होगा, पर ए और डी में से कोई एक ना एक हो सकता है। तो अगर आप यूनिवर्स भी करके आते तो भी ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम करके आते तो भी ठीक है, पर यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम ही होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आपका डी भी सही है और ए भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है? हीट हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको पता है कि थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो टेम्परेचर जो है वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है, पर हीट जो है वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, 11th का जो ए है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फंक्शन क्वांटिटीज इज। तो यहाँ पर बात कर रहा है ऑन द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज। तो यहाँ पर कौन सी इनमें से पाथ फंक्शन की क्वांटिटी है? तो प्रेशर जो है वो पॉइंट फंक्शन है, सिंपल सी बात है। एंथैल्पी भी पॉइंट फंक्शन है, टेम्परेचर भी पॉइंट फंक्शन है, और वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पाथ फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन हो जाएगा। वर्क डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज बाय 1% द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप सभी ने करा होगा मुझे लगता है, जहाँ तक कि अगर जिसने करा हुआ है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके इसका सोल्यूशन बता देना, और बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी आप जो है मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसे होगा। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन था। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, डी में जो है वो ठीक हो जाएगा, 100/101। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रॉपर्टी इज़ ऑन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? ठीक है, 14th का पूछा गया, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम और एंट्रोपी। तो इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें जाए तो ये तो एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है, काइनेटिक एनर्जी भी एक्सटेंसिव है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिव पूछा गया, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है वो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम अमंगस्ट द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर यही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रेशर जो है वो हमारी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम जो है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डेंसिटी भी इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी क्या है? हमारी
इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, आप समझते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, अगर कोई डाउट है तो देखो इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। मास के चेंज होने पे प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, ये हमारे पास कोई एक रूम है, इसमें वॉल्यूम है v। अगर मैं इस रूम को डिवाइड कर दूंगा 2 पार्ट्स में तो वॉल्यूम भी डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये पहले v था, अब v/2 हो गया, और ये भी v/2 हो गया। तो अब ये जो है वॉल्यूम डिवाइड हो गया 2 में, तो ये हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है, मास डिपेंडेंट होती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिफरेंस क्या है। चलो एक चीज़ और समझ लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मार्क्ड ऑन अ टेम्परेचर स्केल P as 130 डिग्री P and -120 डिग्री P respectively, what will be the reading on this scale corresponding to 60 डिग्री सेल्सियस on the Celsius scale। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमको 2 स्केल दे रखी है, एक P स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है। तो P स्केल में जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो दे रखा है 130 डिग्री P दे रखा है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो दे रखा है -20 डिग्री P, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कब सेम होगा पॉइंट जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की, सॉरी 60 डिग्री की बात करी गई ना। तो 60 डिग्री टेम्परेचर अगर लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री पे अगर टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर, ठीक है, अगर 60 डिग्री यहाँ पर है तो ये जो P स्केल है, P डिग्री का जो स्केल है यहाँ पर 60 डिग्री किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, सॉरी आंसर बता देता हूँ। बाकी ये सिंपल है, बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा। डायरेक्ट फार्मूला मैं बता देता हूँ आपका क्या होगा, P = A/B + C, ठीक है। अब आप एक बार क्या करना, जो P है इसको आप डिग्री P ले लेना, और D है ये C और डिग्री C लेना, ठीक है। बाकी ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो है आंसर यहाँ पर 70 डिग्री P आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गैस in a container A is in thermal equilibrium with another gas of the same mass in a container B if the corresponding pressure and volume are denoted by suffix A and B, then which of the following statement is true। तो हमको पता सिंपल कि हमारे पास कंटेनर मास है, ठीक है, तो उसमें जो वॉल्यूम जो है और प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। डी क्या कहता है ये कि P1V1 = P2V2, ठीक है। सिंपल सा यही क्वेश्चन था ये, P1V1 = P2V2, ठीक है। तो डी हमारा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज़ वन विच। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमको पता है क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र नहीं होता बिल्कुल भी, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, अनलिमिटेड हीट ट्रांसफ़र तो होगा ही नहीं। नो हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सिस्टम, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी बी, नो हीट ट्रांसफ़र, हाँ ये बी हो सकता है। नो एनर्जी ट्रांसफ़र, नो इंटरनल एनर्जी, तो बी हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी गई ना, तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है वो हमारा बिल्कुल हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल जीरो होता है, Q = 0 इन एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन वन विच। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सिंपल सी बात है। तो प्रोसेस ऑफ गैस इन द सिस्टम प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी देखते हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द चेंज, ये भी नहीं होगा। द हीट ट्रांसफर ऑफ अ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज 0, सी भी नहीं होगा। डी देखते हैं, डी मुझे लग रहा है सही ऑप्शन होगा। द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, हाँ यहाँ पे बताया ना कि टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो डी हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से ना कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था जो कि मास पर डिपेंड करती है, ठीक है।
तो मास पे डिपेंड करती है, तो सिंपल सी बात है। टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, और डेंसिटी भी इंटेंसिव है। एंथैल्पी जो है वो मास पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच गैस अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स। इनमें से कौन सी गैस है जिसका हाईएस्ट एडियाबैटिक इंडेक्स होता है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही है, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर जो हीलियम है इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू होती है एडियाबैटिक इंडेक्स की। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो इसकी मैं बता देता हूँ, जो वैल्यू है हीलियम की 1.67 के आसपास होती है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है? एट अ ट्रिपल पॉइंट देयर आर, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है? 3 कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, 3 स्टेट ऑफ मैटर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, 3 और मोर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो बी एकदम सही है, क्योंकि क्यों? 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 2014 के पेपर आया था। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि जिसमें ना हीट एंटर करती है और ना लीव करती है सिस्टम को? तो ये हमको सिंपल सी चीज़ पता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, ना हीट एंटर करती है ना लीव करती है सिस्टम को। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे 23 क्वेश्चंस थे। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, तो कोऑर्डिनेट्स में जो है ये प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये सारी सारी क्या है? ये पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन नहीं है, रियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। सारी सारी ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन, हाँ सॉरी, ए बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन द पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड ऑन। तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो एडियाबैटिक प्रोसेस पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? द एंड स्टेट ओनली, ये थोड़ा लग रहा है सही है। पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये ज़्यादा सही लग रहा है। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन, ये नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने बताया कि पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच इज़ ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा सही है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए? तो हमको पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या कहता है? वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या होता है? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ थी, पर यहाँ पे पूछ रहा है कि विच इज़ ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है कि क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हीट जो है वो जा सकती है, ठीक है, पास ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट नहीं होगा, एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट नहीं होगा, सम हीट ट्रांसफ़र कैन टेक प्लेस। ये डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो वर्क डन है एक्सपेंशन प्रोसेस में V1 से V2 जाएगा तो क्या होगा, और कांस्टेंट प्रेशर। तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, तो P
चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस V1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर P of a fixed mass of an ideal gas changed by del P and its volume V changed by del V, the value of del V by V is given by। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है, ठीक है। अब पर चेंज हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, डेल पी में, और वॉल्यूम चेंज किस में हो रहा है, डेल वी में। तो डेल वी बाई डेल वी बाई वी क्या होगा, तो डेल वी बाई वी होगा हमारा माइनस, डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे, -1/गामा डेल पी बाय पी। यहाँ पर ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा कौन सा है, -1/गामा डेल पी बाई पी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था यार ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। टू गैसेस एक्स एंड वाई हैव द सेम टेम्परेचर T, the same pressure P and the same volume V are mixed. If the mixture has the volume V and the temperature T, then the pressure of a mixture will be। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक X है और एक Y है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है P है, यहाँ पर वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। सेम यहाँ पर भी प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है इफ़ द मिक्सचर हैज़ द वॉल्यूम V द टेम्परेचर T, देन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर विल बी। तो मतलब इसको मिक्स करने के बाद क्या होगा, प्रेशर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा, Pn, V जो वॉल्यूम V हो जाएगा और T जो है टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको मिक्स कर देंगे तो सिंपल सा जो हमारा डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या हो जाएगा, Mn इज इक्वल टू M1, मतलब M1 क्या है हमारा, जो X का जो मास था उसका, और M2 जो Y का जो मास था वो, ठीक है। उसको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, Pn V डिवाइडेड बाय RT, ठीक है, इज इक्वल टू PV बाय RT प्लस PV बाय RT। अब हमें को क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा दोनों साइड, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और ये क्या बचेगा, P इज इक्वल टू 2P बचेगा, P इज इक्वल टू 2P। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, आंसर जो है हमारा 2P, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द पिस्टन ऑफ अ वर्टिकल piston cylinder device containing gas has a mass m of 60 kg and the cross sectional area is equal to 0.04 meter square. The entire system is placed in a vacuum chamber. If temperature of a gas is 70 डिग्री सेल्सियस, what is the pressure of the gas inside the cylinder। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। प्रेशर पूछ रहा है गैस सिलेंडर के अंदर कितना होगा, तो प्रेशर हमको पता है क्या होता है, mg बाय एरिया, ठीक है। और हमको सब कुछ दे रखा है, ठीक है। मास कितना दे रखा है, मास हमको दे रखा है 60 kg, 60 इंटू ग्रेविटी दे रखी है हमको 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया दे रखा है 0.4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, एरिया भी लिख देता हूँ मैं, 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना ऑप्शन आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, मैं भी एक बार सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें 0.7 बार, 0 बार, 0.3 बार एंड 0.147 बार। एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है डी हमारा 0.147 बार हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ अ नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट। तो हमसे पूछ रहा है कि जो पीवी डायग्राम जो है, जो पीवी डायग्राम होता है, ये जो कोई भी प्रोसेस है, इसके नीचे का जो एरिया होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमको पता है, वर्क ट्रांसफ़र रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये वर्क ट्रांसफ़र रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो
सी जो है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्क ट्रांसफ़र जो है वो एकदम सही होगा, ठीक है। वर्क ट्रांसफ़र रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क जो है वो क्या है, वो हमारे पाथ फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा सी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पाथ फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे अभी तक हम लोग शायद से 34 और 10 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस 44 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। 23 नहीं, 44 नहीं, 10 और 33 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन मैं बताता रहूँगा आपको। फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0.280 किलोजूल पर kg Kelvin and the value of gamma is equal to 1.375, the value of Cp and Cvr रिस्पेक्टिवली। तो आइडियल गैस के लिए हमको पता है कि Cp की वैल्यू क्या होती है। आइडियल गैस की अगर मैं बात करूँ, Cp की वैल्यू होती है 1.005, ठीक है। और Cv की वैल्यू क्या होती है, Cv की वैल्यू होती है 0.717, ठीक है, किलोजूल पर kg केल्विन। तो यहाँ पर तो ये हमको पता लग रहा है कि सिंपल सी बात है, और ये वैल्यू जो है वो भी इसी के आसपास आएगा। तो हमारा राउंड ऑफ करके यहाँ दे रखा है 1.0267, तो हमारा ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इसी के आसपास दिखा रहा है वैल्यूज़, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इसका थोड़ा करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, तो हमारा ऑप्शन जो है बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चंस बहुत हैं, काफ़ी 33 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, भले सब्सक्राइब मत करिए चैनल को, पर लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे और उनको लगे कि हाँ थोड़ा सा कि आज कुछ हुआ है, ठीक है। थैंक यू।